अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। पाक स्टडी 1000 MCQ सीरीज, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 है। और पहले 3 लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और सारी चीज़ें एसोसिएशन के साथ। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का। कायद आजम इनागोरेटेड डैश ऑन 1 जुलाई 1948। तो कायद आजम साहब ने किस चीज़ का इफ्तिताह किया 1 जुलाई 1948 को? तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने इफ्तिताह किया 1 जुलाई 1948 को। इसके अलावा आफ्टर इंडिपेंडेंस जिस इंडस्ट्रियल यूनिट का उन्होंने इफ्तिताह किया उसका क्या नाम था? वो था वलीका टेक्सटाइल मिल। ठीक है, वलीका था, ये वतीका नहीं है, वलीका है। वलीका टेक्सटाइल मिल, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल यूनिट था, इसका उन्होंने इफ्तिताह किया। और ये अ, इसको जो फाउंडर थे वो फखरुद्दीन साहब थे, ठीक है। इसके जो फाउंडर हैं जिन्होंने ये बनाई वो कौन है? वो फखरुद्दीन है। और इसका भी ये इंडस्ट्रियल यूनिट अगर आपसे पूछे तो वो वलीका टेक्सटाइल मिल है, वो इंडिपेंडेंस के बाद जो उन्होंने कायद आज़म साहब ने इफ्तिताह किया। और स्टेट बैंक का 1 जुलाई 1948 को उन्होंने इफ्तिताह किया। बाकी अगर हम देखें तो कायद आज़म रिलीफ फंड जो है, कायद आज़म रिलीफ फंड जो है वो 1948 सितंबर 1948 में कायम हुआ, ठीक है। कायद आज़म रिलीफ फंड, ये आपको पता होना चाहिए। कायद आज़म रिलीफ फंड कब कायम हुआ? तो ये सितंबर 1947। तो कायद आज़म रिलीफ फंड। तो बाकी ये जो अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस के टाइम, इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर थे उनका क्या नाम था? वो जाहिद हुसैन थे, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो कौन है? जाहिद हुसैन, ये फर्स्ट गवर्नर थे, ठीक है। और जो वुमेन गवर्नर थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो फर्स्ट अगर हम वुमेन को देखें तो वो है डॉक्टर शमशाद अख्तर, ठीक है। डॉक्टर शमशाद अख्तर, ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी, ठीक है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट जो वैसे फर्स्ट गवर्नर जो थे वो कौन थे? डॉक्टर शमशाद अख्तर। बाकी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टार्ट किया, कितनी अमाउंट से स्टार्ट किया? तो वो 30 मिलियन से स्टार्ट किया, ठीक है। जो स्टेट बैंक ऑफ ने स्टार्ट लिया वो 30 मिलियन से स्टार्ट लिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टेट बैंक रिमेन पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। जो एसबीपी थी वो पार्लियामेंट हाउस उसमें बना रहा। वो कितने साल रही पार्लियामेंट हाउस रहा? तो जो पार्लियामेंट हाउस रहा वो 14 साल रहा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक जो पार्लियामेंट हाउस हाउस रहा वो 14 साल, ठीक है। 14 साल के अरसे तक ये पार्लियामेंट हाउस रहा। तो बाकी हम अगर रेडियो पाकिस्तान के हवाले से देखें तो रेडियो पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंस थी, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के टाइम पाकिस्तान के पास कितने रेडियो स्टेशन थे? 3। कौन कौन से थे? तो एक ढाका रेडियो स्टेशन, 1939 में ये फार्म हुआ था, ये ढाका वाला। फिर अगर हम देखें तो पिशावर रेडियो स्टेशन, पिशावर, ये 1936। और इसके अलावा लाहौर, ये 3 रेडियो स्टेशन थे। लाहौर, ये 1937, ठीक है। पिशावर का आपको कहीं से 1935 1936, तो ये 1936 मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो जो पाक इंडिपेंडेंस वाज अनाउंस्ड, जो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस अनाउंस हुई थी वो किस रेडियो स्टेशन से अनाउंस हुई थी? तो वो लाहौर से हुई थी, ठीक है। पाक इंडिपेंडेंस जो अनाउंस हुई थी, यानी जिसमें ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बन गया है, तो वो किस रेडियो स्टेशन से हुई थी? वो लाहौर रेडियो स्टेशन से हुई थी ना। और कराची जो रेडियो स्टेशन, ये जो रेडियो पाकिस्तान कराची स्टेशन, ये कब कायम हुआ? ये 1948 में। कराची रेडियो स्टेशन कब कायम हुआ? 1948 में। बाकी आगा खान फाउंडेशन कब कायम हुई? ये 1967 में कायम हुई आगा खान फाउंडेशन। और ये इसके जो बनाने वाले थे वो शाह करीम हुसैनी साहब थे, ठीक है। शाह करीम हुसैनी, ये इसके फाउंडर थे। ये आपको पता होनी चाहिए इस हवाले से चीज़ें।
और हमारा ये क्वेश्चन था कि कायद आजम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें आपको एक दो चीज़ें पता चल रही हैं क्वेश्चन से ही, कि कब हुआ, यानी 1 जुलाई 1948, और किस चीज़ की इनागोरेशन हुई, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इनागोरेशन हुई। तो ये देखें, आपको अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट कोई सही पढ़ते हैं तो एक दो क्वेश्चन इसी तरह ही आपके तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंड ऑन 8 अप्रैल 1950। तो 8 अप्रैल 1950 को क्या मतलब, इनमें से कौन सी चीज साइन हुई? तो 8 अप्रैल 1950 में लियाकत नेहरू पैक्ट को साइन किया गया, 8 अप्रैल 1950 को। तो लियाकत नेहरू पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली पैक्ट भी, लियाकत नेहरू पैक्ट का की जगह आपको रिप्लेसमेंट में अगर दिल्ली पैक्ट आए तो एक ही बात है। तो ये साइन किन के दरमियान हुआ? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे इंडिया की तरफ से, जवाहरलाल नेहरू उनके जो प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तान की तरफ से लियाकत अली खान, ठीक है, पाकिस्तान के दी देन प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। तो ये दो बंदे थे जिनके दरमियान ये साइन हुआ, जिन्होंने ये साइन किया। तो इसके बाद अगर हम कोलंबो प्लान को देखें तो कोलंबो प्लान जो है वो क्या है, वो एस्टेब्लिश कब हुआ? नवंबर 1950 को कोलंबो प्लान कब एस्टेब्लिश हुआ? 1950 को। और कमेंसमेंट इसकी 1951 को हुई, ठीक है। जब बकायदा जो इस पे आगाज हुआ, काम का आगाज हुआ, वो जुलाई 1951 को, ठीक है। प्लान तो एस्टेब्लिश हुआ नवंबर, और कमेंसमेंट 1951, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो हम देख सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कोलंबो प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज था, साउथ और साउथ ईस्ट में, ठीक है। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में इसका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। बाकी अगर हम सीटों को देखें तो ये कब बनी? तो ये सितंबर 1954 में फिलीपाइंस की कैपिटल सिटी मनीला में, ठीक है। बाकी सेंटो को देखें तो ये फरवरी 1955, सेंटो कब कायम हुआ? फरवरी 1955। और सेंटो को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? बगदाद पैक्ट के नाम से भी सेंटो को जाना जाता है, ठीक है। तो बगदाद पैक्ट हो या से सेंटो हो, तो ये दोनों एक ही बात है। तो सीटो क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह सेंटो सेंट्रल जो है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो ये आपको दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, एज अ गवर्नर जनरल पाकिस्तान द कायद आजम वाज सक्सीडेड बाय। तो एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान अगर हम देखें तो कायद आजम वाज सक्सीडेड बाय, यानी कायद आजम के बाद कौन गवर्नर जनरल बने? तो वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो है वो कायद आजम साहब के बाद गवर्नर बने, यानी सेकंड गवर्नर जनरल पाकिस्तान थे ये ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। और मलक गुलाम मोहम्मद थर्ड थे, और सिकंदर मिर्ज़ा साहब फोर्थ थे। तो जो टोटल गवर्नर जनरल पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहे हैं वो टोटल चार रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले जो थे वो कायद आज़म साहब थे, और आखिरी जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। और अगर हम ये देखें कि फर्स्ट गवर्नर जनरल जो और पहले प्रेसिडेंट वो भी सिकंदर मिर्ज़ा थे, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट प्रेसिडेंट वो कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो सिकंदर मिर्ज़ा। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कायद आज़म साहब थे। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। तो जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है वो अबॉलिश कब हुई? जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मतलब इस्टेब्लिश हो गया, और वो उस वक्त ये पोस्ट अबॉलिश हो गई, ठीक है। 23 मार्च 1956 जब मुल्क का पहला आइन आ गया तो ये गवर्नर जनरल का ओहदा जो है वो अबॉलिश हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज
द फर्स्ट पाकिस्तानी सिलेक्टेड अ प्रेसिडेंट इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो कौन से पहले पाकिस्तानी हैं जो सिलेक्ट हुए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एज अ प्रेसिडेंट? तो वो सर जफरुल्लाह खान है। और ये कब सिलेक्ट हुए? 1962 में। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट की जो सिलेक्शन होती है वो मतलब 1 साल के लिए, तो ये 1962 में हुए हैं। तो फर्स्ट एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन, अगर तो क्वेश्चन आए फर्स्ट एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन, टू यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एमन शाह पतरस बुखारी है। ठीक है, एमन शाह पतरस बुखारी ये थे। और अगर तो ये क्वेश्चन आए फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएसए, ठीक है, फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएसए, तो फिर आपने ये डिफरेंस रखना है। तो डिफरेंस आपको लाजमी पता होना चाहिए। फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएसए अगर हम बात करें तो वो अब्दुल हसन इस्फहानी है। ठीक है, अब्दुल हसन इस्फहानी। तो ये आपको दोनों का पता होना चाहिए। यूएसए आए तो अब्दुल हसन इस्फहानी, यूएनओ आए तो अहमद शाह पतरस बुखारी। बाकी यूएनओ डे कब मनाया जाता है? तो वो 24 ऑफ अक्टूबर है। ठीक है, 24 ऑफ अक्टूबर 1945 को जब यूएनओ कायम हुई तो ये उस वक्त ये डे मनाया जाता है। तो ठीक है, तो फर्स्ट एम्बेसडर यूएनओ पतरस बुखारी रह चुके हैं। और इमरान खान साहब पाकिस्तान के दी देन प्राइम मिनिस्टर थे, और इनका जो नंबर था वो 22nd था प्राइम मिनिस्टरशिप में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो इस्लाम जो डिक्लेयर हुआ था स्टेट रिलीजन वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। और किस आर्टिकल के तहत हुआ ये आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 2 के तहत ये इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन डिक्लेयर हुआ, आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा टोटल जो इसमें आर्टिकल है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो 280 है। और अगर 1956 में देखें तो वो 234 है। 1962 में देखें तो वो 250 आर्टिकल है। ठीक है, तो ये आपको तमाम आर्टिकल्स का पता होना चाहिए। और ये जो इस्लाम जो है वो एज अ स्टेट रिलीजन डिक्लेयर हुआ है वो आर्टिकल टू टू के तहत 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ स्टेट रिलीजन डिक्लेयर हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु प्रिजाइडेड ओवर द मुस्लिम लीग सेशन इन 1940। तो किसने प्रिजाइड किया, किसने सदारत की? तो वो कायद आजम साहब ने 1940 की सदारत की। ठीक है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे मुस्लिम लीग के वो कौन थे? सर आगा खान। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट और ये परमानेंट जो इसको प्रेसिडेंट बोला जाता है, तो वो कौन थे? मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो फर्स्ट थे प्रेसिडेंट, तो वो सर आगा खान थे। ठीक है, इसके अलावा नवाब सलीमुल्लाह ये कौन थे? तो वो ये फाउंडर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, फाउंडर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने नवाब सलीमुल्लाह खान। तो जो 1940 वाले सेशन की जिसने सदारत की वो है कायद आजम साहब। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हवालदार लालक जान शहीद वाज अवार्डेड निशान हैदर फॉर हिज एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी एंड वेलर ड्यूरिंग द। तो हवलदार लालक जान शहीद को ये कब, मतलब ये बहादुरी की वजह से और उनकी अवार्ड मिला निशान हैदर का, तो ये किस ऑपरेशन में मिला या किस वार में मिला? तो ये कारगिल ऑपरेशन। और कारगिल ऑपरेशन कब हुआ? 1999 में। ये पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो निशान हैदर मिले हैं वो 1971 की वार में। और वो ऑलमोस्ट कितने हैं? 5 है। ठीक है, वो 1971 की वार में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कारगिल ऑपरेशन में एक तो हवालदार लालक जान शहीद को निशान हैदर मिला, और इनके अलावा और किन्हें मिला वो आपको पता होना चाहिए। तो वो कर्नल शेर खान थे। ठीक है, कर्नल शेर खान को भी 1999 में ही, ठीक है, कर्नल शेर खान को इन्हें भी निशान हैदर दिया गया। कब? 1999 को। 1965 की वार में अगर हम देखें तो वो मेजर हसीस भट्टी शहीद हैं, उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। और 1971 की वार में अगर हम देखें तो ये टोटल हमारे पास है वो 5 है 1971 में। और एयरफोर्स वाला बंदा एक है। ठीक है, 4 दूसरे हैं
पाकिस्तान आर्मी वाले, और एक जो है वो एयरफोर्स वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एयरफोर्स के जो थे 1971 में, उनका क्या नाम है? उनका नाम था राशिद मिन्हास, ठीक है, इनको मिला। इसी तरह मोहम्मद अकरम, मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद महफूज और शबीर शरीफ, ये सारे किस में है? 1971 में, यानी टोटल कितने हो गए? पांच, ठीक है। और इधर 1965 में एक मेजर अजीज भट्टी शहीद है। तो कारगिल ऑपरेशन कब हुआ? 1999 में। ये आपको इस हवाले से पता होना चाहिए। बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर लैंग्वेज ऑफ कायद आजम वाज, जो कायद आजम की मादरी जुबान थी, कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह साहब की, तो उनकी जो मादरी जुबान है वो हमने बतानी है। तो वो क्या जुबान थी उनकी मादरी जुबान? तो उनकी मादरी जुबान गुजराती थी, ठीक है। तो ये मदर लैंग्वेज उनकी बतानी है इस क्वेश्चन में, सिंपल। तो वो गुजराती है जी, उनकी मादरी जुबान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सीट्स वन बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1945 लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। तो जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए 1945 के, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कितनी सीट्स वन की वो हमने बताना है। तो वो 30 सीट्स थी। तो थोड़ी सी हम नज़र डाल लेते हैं लेजिस्लेटिव इलेक्शन 1945, ठीक है। लेजिस्लेटिव इलेक्शन 1945, तो इसमें जो टोटल सीट्स थी वो कितनी थी 1945 के लेजिस्लेटिव इलेक्शन में? वो 102 सीट्स थी, ठीक है, टोटल सीट्स थी। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीट्स जीती वो कितनी थी? वो 57 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती। और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वन की वो कितनी थी? वो 30 जीती, ठीक है। इसके बाद जो यूरोपियंस ने वन की वो कितनी थी? वो 8 थी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम जो देखें तो जो इंडिपेंडेंट थी सीट्स वो तीन, मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो सीट्स मिली, जो डाटा हमें फाइंड है, वो तीन थी, ठीक है। और इसके अलावा जो सिखों को मिली, जो सिखों की पार्टी थी उनको जो मिली, तो जो सिखों की थी वो दो उनको मिली। और बाकी दो सीट्स का डाटा मिसिंग है, तो ये बाकी आपको, ठीक है, वो अभी अननोन डाटा है, वो उसका नहीं पता, वो इंडिपेंडेंट को दी गई, सिखों को दी गई, यूरोपियंस को दी गई, तो वो मिसिंग है, ठीक है। तो इसके अलावा मुस्लिम लीग ने जितनी भी मुस्लिम लीग मतलब जितनी भी मुस्लिम्स थी सीट्स, ठीक है, तो वो सारी जीती। लेकिन बाकी इसके अलावा किसी और जो भी जितनी भी कंस्टिट्यूंसीज थी उसमें किसी में भी नहीं जीती, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ने वन किया, ओनली मुस्लिम सीट पे, ठीक है। ओनली वन ऑन मुस्लिम सीट्स, ठीक है। जितनी भी मुस्लिम सीट्स थी 30 ही थी, तो उस पे वन किया, वो एक भी नहीं आ रही और बाकी एक भी नहीं जीती। तो ये 1945 के इलेक्शन के कुछ इस तरह के नताइज थे। इस हवाले से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा ये है कि पाकिस्तान सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमोलिगेटेड, यानी मेक पब्लिक इन, तो कब पब्लिक हुआ? 1962 में। अगर हम इसको देखें तो ये उस वक्त जो जब ये पब्लिक हुआ, तो उस वक्त कौन थे? अयूब खान साहब थे, ठीक है, अयूब खान साहब के एरा में हुआ। और ये 8 जून 1962, ठीक है, 8 जून 1962 को पब्लिक हुआ। बाकी 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन मनसूख हुआ, वो किसने मनसूख किया? तो वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने 7 अक्टूबर 19 मनसूख किया। तो ये सिकंदर मिर्ज़ा है। और कब किया? 7 अक्टूबर 1958, 7 अक्टूबर 1958 को ये मनसूख हुआ। बाकी और इसके अलावा जो जनरल मोहम्मद अयूब खान थे, ये 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन तो अब्रोगेट हो गया, यानी मनसूख हो गया। और अयूब खान जो है वो फर्स्ट जो बन गए एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, ठीक है, फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन गए? अयूब खान, ठीक है। तो अयूब खान मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ये हो गए, ठीक है। और ये मतलब 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। बाकी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब हुआ? तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोमोलिगेट हुआ वो 14 अगस्त 1973 को हुआ। बाकी अगर हम देखें इसके आर्टिकल्स, आपको पता होना चाहिए, तो 250 है 1962 में, और इसी तरह 280 है 1973 में, और 1956 में 234 है। बाकी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्फोर्स्ड हुआ वो कब हुआ? वो 23 मार्च 1956।
तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए, 23 मार्च है। और सेकंड 8 जून, और जो थर्ड है वो इन्फोर्स हुआ 14 अगस्त 1973, 14 अगस्त 1973 को। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट कंट्री हु रिकग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। कौन सी पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया इंडिपेंडेंस के बाद? तो ये ईरान जो है वो सबसे पहले ईरान ने रिकग्नाइज किया। तो बाकी अगर ये आगे जाके फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट टू विजिट पाकिस्तान इन 1947। ठीक है, फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट जिन्होंने विजिट किया पाकिस्तान में, हेड ऑफ स्टेट विजिट पाकिस्तान इन 1947। तो 1947 में जिन्होंने विजिट किया वो अमीर कुवैत थे। और जो फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ स्टेट जो थे जिन्होंने विजिट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ स्टेट जिन्होंने विजिट किया इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब जब फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, सुकरानो साहब, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट सुकरानो। ठीक है, प्रेसिडेंट किस कंट्री के थे? इंडोनेशिया के थे। और उनका अगर नाम पूछा जाए तो वो सुकरानो है। ठीक है, तो ये इन्होंने विजिट किया था, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने। ठीक है, तो ये आपको इस हवाले से ये चीज़ें बेसिक वाली पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन विच ईयर कारगिल कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो कारगिल वार है या कारगिल कन्फ्लिक्ट है, एक तो वो आपको पता चल गया इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, 1999 में हुआ। और ये कब से कब तक रहा? ये से जुलाई, मई से जुलाई 1999 तक ये जारी रहा। कारगिल क्या है? कारगिल डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख का। ठीक है, लद्दाख उसकी डिवीजन है और उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है? कारगिल। कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख है। ठीक है, और जो लद्दाख है वो अब इंडिया के, मतलब पहले जम्मू एंड कश्मीर में है। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर था, अब तो पूरा उसके पे कंट्रोल क्या था? किसका है? वो इंडिया का कंट्रोल है। तो पहले जो था वो जम्मू एंड कश्मीर के तौर पे ये इसको रिकग्नाइज किया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टू पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर्स हैव गॉट आउट 199 रन्स। दो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने 199 रन्स बनाए। तो वन ऑफ देम वाज यूनस खान। एक तो यूनस खान है, हु वाज द अदर, तो वो मुदस्सर नज़र है। इन्होंने कब बनाए? 1984 में। ठीक है, मुदस्सर नज़र ने 1984 में अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, अगेंस्ट इंडिया ही है। ठीक है, दोनों ने इंडिया के अगेंस्ट ही बनाए। एक ने 1984 में, और यूनस खान ने कब 199 बनाए? तो ये 2006 में अगेंस्ट इंडिया बनाए। ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट जो फर्स्ट प्ले हुआ वो 1877, टेस्ट क्रिकेट का जब आगाज हुआ तो वो फर्स्ट टाइम कब हुआ? 1877 में। और फर्स्ट जो टेस्ट मैच प्ले हुआ वो किस किस के दरमियान? तो फर्स्ट टेस्ट मैच अगर हम देखें कि वो किस किस के दरमियान हुआ, तो वो फर्स्ट टेस्ट मैच प्लेड, तो वो इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फर्स्ट टेस्ट मैच जो है वो खेला गया। ये आपको दोनों कंट्रीज का पता होना चाहिए। बाकी 1877 में ये स्टार्ट हुआ, और मुदस्सर नज़र ने 1984 में, और यूनस खान ने 2006 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चेलम जोशी इज़ द फेस्टिवल ऑफ। तो ये जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, ये किन का है? तो ये कैलाश वैली का है। ठीक है, कैलाश वैली के पीपल जो है उनका है। और ये मई में 13 से 16 मई तक ये मनाया जाता है। ठीक है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13 से 16 मई के दरमियान, स्प्रिंग की खुशी में, मतलब मौसम बहार के सिलसिले में ये उसकी याद में, उसके हवाले से ये मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट टीवी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट। तो ये 24 नवंबर 1964। ठीक है, 24 नवंबर 1964 को जो टीवी प्रोग्राम है वो बाकायदा तौर पे स्टार्ट हुआ। और जो ये किस के दौर में स्टार्ट हुआ? तो उस वक्त अयूब खान का दौर था। ठीक है, अयूब खान के एरा में स्टार्ट हुआ, अयूब खान। बाकी जो कलर ट्रांसमिशन है,
कलर ट्रांसमिशन पीटीवी ने कब स्टार्ट की? तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कलर ट्रांसमिशन पीटीवी जो है वो 1976 है। ठीक है, कलर ट्रांसमिशन 1976 है। और जो ब्रॉडकास्टिंग है वैसे विदाउट कलर वो 26 नवंबर 1964। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दीन इलाही वाज अबॉलिश्ड बाय विच मुगल किंग? तो किन्होंने दीन इलाही को ख़त्म किया? कौन से मुगल किंग थे जिन्होंने दीन इलाही को ख़त्म किया? तो वो औरंगजेब है। ठीक है, तो दीन इलाही को औरंगजेब ने ख़त्म किया 1605 में। ठीक है, और दीन इलाही को लॉन्च किन्होंने किया? वो अकबर ने किया लॉन्च 1582 में। ठीक है, 1582 में लॉन्च हुआ और 1605 में औरंगजेब ने ख़त्म किया। और जो बादशाही मस्जिद लाहौर है वो भी औरंगजेब ही ने बनवाई। ठीक है, बादशाही मस्जिद लाहौर वो किन्होंने बनवाई? औरंगजेब साहब ने बनवाई। कब? 1673 में बादशाही मस्जिद लाहौर इन्होंने बनवाई। और इसके अलावा अगर हम देखें बुलंद दरवाज़ा और लाहौर फोर्ट वो भी इनके काम है। और वो किन के इसने बनवाई? वो अकबर ने बनवाया। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा और लाहौर फोर्ट अगर हम देखें तो लाहौर फोर्ट अकबर। और इसके अलावा बुलंद दरवाज़ा जो है वो भी किसने बनवाया? वो भी अकबर ने ही बनवाया। मुगल बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा, ये कहाँ है? ये लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो ये फतेहपुर सिकरी है। फतेहपुर सिकरी में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एफपीएससी एक्ट वाज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट ऑफ इंडिया? तो एफपीएससी जो एक्ट है वो किस एक्ट के, इंडिया के किस एक्ट के तहत बनी? ये 1935 के एक्ट के तहत बनी। और एफपीएससी कब बनी थी? ये 1947 में। ठीक है, एफपीएससी स्टैंड फॉर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपका 1947 में। अब जितने भी प्रोविंस हैं और जिनकी अपनी अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिस तरह पंजाब की अगर हम देखें तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको पीपीएससी कहते हैं। तो इसी तरह सिंध में देखें तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो उनकी अपनी के पीपीएससी है। तो बलूचिस्तान की अपनी है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी। तो ये जितनी भी प्रोविंशियल सर्विसेज हैं तो ये भी 1935 के एक्ट के तहत ही बनी। ठीक है, ये किस एक्ट के तहत बनी? 1935 के। तो इसके अलावा जो करंटली जो एफपीएससी ऑपरेट हो रहा है वो एफपीएससी आर्डीनेंस के तहत ऑपरेट हो रहा है। तो जो एफपीएससी आर्डीनेंस है वो 1977 वाला। ठीक है, एफपीएससी आर्डीनेंस 1977 उसके तहत अब ये अपना सारा जो फंक्शन है वो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए एफपीएससी और बाकी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस के हवाले से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, विच इज़ अथराइज्ड एजेंसी टू सैंक्शन अ लाइसेंस फॉर केबल टेलीविजन एंड एफएम रेडियो? तो कौन सी अथराइज एजेंसी है जो अलाउ कर सकती है, इजाज़त दे सकती है केबल टेलीविजन और एफएम रेडियो को लाइसेंस वगैरह? तो वो पैमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। व्हाट इज पैमरा? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये कब एस्टेब्लिश हुई? 2002 में। ठीक है, ये एस्टेब्लिश कब हुई? 2002 में ये एस्टेब्लिश हुई पैमरा, और मुशर्रफ के एरा में। जो करंट इसके जो चेयरमैन है पैमरा के वो मोहम्मद सलीम बेग है। ठीक है, मोहम्मद सलीम बेग मेजर रिटायर्ड है। बाकी पीटीए कब फाउंडेड हुई? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, ये 1996 को। ठीक है, पीटीए कब बना? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, तो ये 1996। और बाकी पीटीसीएल तो ये एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ही फॉर्म हो गया था 1947 में। तो इसी के अलावा जो करंट इसके हैं पीटीसीएल के जो चेयरमैन हैं, जो करंट हैं वो अजफार मंजूर है। ठीक है, करंट इसके चेयरमैन पीटीसीएल के वो कौन है? अजफर मंजूर। ठीक है, अजफर मंजूर है इसके चेयरमैन। करंट, तो करंट जो डाटा होता है वो आपने साथ साथ अपडेट भी करते रहना है। और जो पीटीए के चेयरमैन है वो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ उर रहमान है। ठीक है, पीटीए के जो है वो हफीज़ साहब हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड है ये हफीज़ उर रहमान।
ये आपको पता होना चाहिए इनके हवाले से। ग्रांड चेयरमैन कब कब ये बनी, और पैमरा कब बनी, और ये क्या कर सकती है, ये केबल टेलीविज़न और एफएम रेडियो वगैरह उनको लाइसेंस वगैरह का इजरा कर सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नुसरत फतेह अली खान डाइड इन। तो जी, नेक्स्ट है नुसरत फतेह अली खान डाइड कब हुए, तो ये 1997। ठीक है, 1997 में इनकी डेथ हुई, नुसरत फतेह अली खान। तो इनका जो है वो रिकॉर्ड है 125 लार्जेस्ट कवालीज का जो एल्बम है, 125 लार्जेस्ट नंबर ऑफ कवाली एल्बम, ये इनका रिकॉर्ड है अभी तक। कवाली एल्बम्स तो कितने हैं, वो 125 हैं। ठीक है, 125 है। तो कवाली जो स्टार्ट हुई थी, कवाली कब स्टार्ट हुई, तो कवाली जो है वो 30 सेंचुरी में, 13वीं सदी में शुरू हुई। और किसने स्टार्ट की, तो इधर जो सब कॉन्टिनेंट में अमीर खुसरो ने स्टार्ट की। ठीक है, अमीर खुसरो ने इस कवाली को मुतारिफ करवाया इधर सब कॉन्टिनेंट में। बाकी इनको नुसरत फतेह अली खान साहब को पीटीवी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला वो 1998 में मिला। ठीक है, 1998 में पीटीवी की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से कौन सा अवार्ड मेरा मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट, उस अवार्ड का नाम था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो ये इनको पीटीवी की तरफ से 1998 में, यानी डेथ के बाद इनको ये पोस्ट मोस्टली मिला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडियन एक्ट ऑफ 1990, जो इंडियन एक्ट है 1990 का, प्रोवाइडेड विच टाइप ऑफ लेजिस्लेटर एट द सेंटर इन प्लेस ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ वन हाउस। तो ये जो 1919 का एक्ट है, वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बजाय क्या करता है, बाई कैमरल जो है वो सेंटर में करता है प्रोवाइड। और इसको इंडियन एक्ट ऑफ 1990 एक्ट को एक और नाम से भी जाना जाता, तो इसको आल्सो नाउन एज किससे है, तो चैलम्सफोर्ड्स एक्ट के नाम से भी, या चैलमफोर्ड्स रिफॉर्म्स मॉन्टेगियो चैलम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आल्सो नाउन एज मॉन्टेगो चैलम्सफोर्ड, मॉन्टेगो चैलम्सफोर्ड्स रिफॉर्म्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसके हवाले से आपको ये पता होना चाहिए। तो ये कब इन्फोर्स हुआ, इंडियन एक्ट ऑफ या मोंटेगो का चैलेंज फॉर रिफॉर्म्स, ये 1921 में इन्फोर्स्ड कब हुआ, 1921 में इन्फोर्स्ड हुआ। ठीक है, तो 1909 के एक्ट को मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। जो 1909 का एक्ट है इसको क्या कहते हैं, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। हमने ये लेक्चर नंबर हमारा 4 था, इसको हमने बाकायदा विद एसोसिएशन डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपने को वीडियो पसंद आई होगी। हमारी आपसे यही है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और लाइक को जितने मैक्सिमम लाइक हो सकते हैं उतना करें। तो बाकी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करें इन वीडियो से बाकायदा नोट्स मेकिंग करके। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।